नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जीएस का भारतीय संविधान, इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये उन क्वेश्चन का कलेक्शन है जो प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट होते हैं और आने वाले सभी एग्जाम में आपको डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। बहुत अच्छे से आपका जो इंडियन पॉलिटी है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, अच्छे से आपका तैयार होने वाला है। पूरा क्वेश्चन आपने अच्छे से देखना है एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों की सूची निर्दिष्ट करता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भाग 4A। भारतीय संविधान का जो भाग 4A है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। मौलिक कर्तव्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम देखें तो देखिए, मौलिक कर्तव्य जो हैं संविधान के भाग 4A में बताया गया है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, भाग 4A में है, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। पूछा जाए किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 51A में शामिल है मौलिक कर्तव्य है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर से ली गई है। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। कि संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य हैं कितने हैं? 11 हैं। जब 1976 में इनको जोड़ा गया था तब 10 थे। 11वां कर्तव्य जो है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर देना ये बताया गया। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि एक क्वेश्चन में मैंने आपको 7 से 8 फैक्ट बताए, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो मैंने आपको ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट में ही क्लियर कर दिया था कि वह कौन सा अनुच्छेद है। देखिए, अगर भाग पूछा जाए किस पार्ट में है, तो भाग 4A है। ठीक है, भाग कौन सा भाग है? 4A। पूछा जाए अनुच्छेद कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने दोहरी नागरिकता की नीति को मान्यता दी है? यहाँ पे बात हो रही है कि वह कौन सा कंट्री है जहाँ पर दोहरी नागरिकता की नीति है, या बोल सकते हो ड्यूल सिटीजनशिप की पॉलिसी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में दोहरी नागरिकता की नीति है। डिटेल में बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड जैसे संघीय राज्यों ने दोहरी नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया है। दोहरी नागरिकता क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। देखिए, यूएसए में प्रत्येक व्यक्ति ना केवल यूएसए का नागरिक है, बल्कि वह उस विशेष राज्य का भी है जिससे वह संबंधित है। ठीक है, देखिए, अगर कोई भी जैसे देश है वहाँ पे, जैसे अमेरिका देश है, ठीक है, वहाँ पे जो भी राज्य है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो नागरिक होगा वो उस देश का भी होगा, जैसे यूएसए का भी होगा, और वो जिस राज्य में वहाँ पे रहता है ना, उसकी भी उसको नागरिकता मिलेगी। इसी को कहते हैं हम दोहरी नागरिकता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, संघ की कार्यपालिका से। भारतीय संविधान का जो भाग 5 है, इसके अंदर जो अनुच्छेद 52 से 78 है, ये संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। डिटेल में बात करेंगे, संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन है। संघीय कार्यपालिका में मुख्य रूप से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और उसकी कार्रवाइयों से संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 79 से 122। ये आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 79 से 122 तक जो है ये संसद और उसकी कार्रवाइयों से संबंधित है। डिटेल में बात करेंगे, भारतीय संविधान का जो भाग 5 है, इसके अंदर जो अनुच्छेद आता है 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं और कार्रवाइयों का विवरण दिया गया है। अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद यहाँ से मैंने लिए हुए हैं, तो देखिए, अगर हम बात करें अनुच्छेद 79 के आर्टिकल 79 की, इसमें संसद का गठन बताया गया है। इसे बताया गया है कि संसद का गठन राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगा। अनुच्छेद 110 की बात करेंगे, बार बार पूछा जाता है, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी,
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या बोल सकते हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट में डीपीएसपी बोलेंगे इनको। डिटेल में बात करेंगे। आयरलैंड के संविधान की मुख्य विशेषता जो भारतीय संविधान में शामिल की गई है वो है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है, या बोल सकते हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। साथ ही राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है ये भी आयरलैंड से ली गई है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन का तरीका भी आयरलैंड के देश से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? तो देखिए संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 नवंबर को। डिटेल में बात करेंगे। भारत अपना संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाता है क्योंकि इसी दिन 1949 में 1949 में संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। हालांकि यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और उस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो 26 नवंबर को ना भारत अपना संविधान दिवस मनाता है। क्यों मनाता है? क्योंकि इस दिन 1949 में संविधान सभा ने भारत को संविधान को अपनाया था। ठीक है, अपनाया था इसलिए मनाते हैं हम क्या? संविधान दिवस। लेकिन लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम हर साल ना 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए बताना चाहता हूँ भारतीय संविधान का जो भाग 4 है अनुच्छेद 36 से 51 है, इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है जो सरकारों के लिए दिशा निर्देश है ताकि वह कानून बनाते समय सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सके। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सके। यह अदालतों द्वारा लागू करने योग्य नहीं है लेकिन देश के शासन में मौलिक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है आर्टिकल 1 है, इसमें किसका उल्लेख किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडिया डैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का संघ होगा, ये बताया गया है अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। भारतीय संविधान ने किसकी स्थापना की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली की। बताना चाहता हूँ भारतीय संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम की स्थापना की है। अब ये स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली, इसका मतलब क्या होता है ये देखिए। स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली का मतलब है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के अनुचित हस्तक्षेप के बिना निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके। यह भारतीय संविधान की एक संघीय विशेषता है, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को पद की शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति जो होते हैं ये उपराष्ट्रपति को उनकी पद की शपथ दिलाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हों तो उनके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति शपथ दिलाता है। आपको बताना चाहता हूँ उपराष्ट्रपति की शपथ का जो प्रावधान है संविधान का जो अनुच्छेद 69 है इसमें दिया गया है। एग्जाम में पूछा जाएगा, बताओ वह कौन सा आर्टिकल है या कौन सा अनुच्छेद है जिसमें उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है? अनुच्छेद 69। ठीक है, और आपको इसी के साथ बताना चाहता हूँ 12 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने CP राधाकृष्णन जी को भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को दूर करना भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस धारा का एक हिस्सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्यों का। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को दूर करना ये भारतीय संविधान का जो मौलिक कर्तव्य है इसका एक हिस्सा है। डिटेल में बात करेंगे सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, इसका अर्थ है कि सरकारी भवनों, पार्कों, परिवहन और अन्य राष्ट्रीय संसाधनों को नुकसान ना पहुंचाना और उन्हें सुरक्षित रखना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। भारतीय संविधान में भ्रातृत्व शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए वर्ड यहाँ पे है फ्रेटर्निटी यानी कि भ्रातृत्व। इस शब्द का अर्थ क्या होता है भारतीय संविधान में? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए भाईचारे की भावना। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भ्रातृत्व यानी कि फ्रेटर्निटी या बोल सकते हो बंधुत्व शब्द का अर्थ
भारत के सभी नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है। यह शब्द फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श वाक्य स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? तो देखिए ग्राम पंचायतों का उल्लेख है अनुच्छेद 40 में, आर्टिकल 40 में। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में ग्राम पंचायतों का उल्लेख मुख्य रूप से अनुच्छेद 40 और भाग 9 में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में जो ग्राम पंचायतों का उल्लेख है मुख्य रूप से अनुच्छेद 40 यानी कि आर्टिकल 40 में और भाग 9 में किया गया है, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। भारत का निर्वाचन आयोग स्थायी संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 में किया गया है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी कारण से हर साल हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी फैक्ट मैंने यहाँ पे ऐड करे है ना, मतलब कि कहने का मतलब ये कि वो फैक्ट वो हैं जिनमें से और क्वेश्चंस बनते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या करवाया कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? भारत का निर्वाचन आयोग देता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ ये किस प्रकार का निकाय है भारत का निर्वाचन आयोग? ये एक संवैधानिक स्थायी संवैधानिक निकाय है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। पूछा जाएगा किस भाग में बताया गया है? भाग 15 में बताया गया। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। पूछा जाएगा किस अनुच्छेद में भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया? अनुच्छेद 324 से 329 में बताया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। स्थापना कब हुई थी इसकी? 25 जनवरी 1950 को। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं। मतलब आप ये देख रहे हो कि जो भी फैक्ट इसमें ऐड करे हैं ना मैंने, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। कहने के लिए तो आपको मैं 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन जो आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा ना, ये 250 से 300 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे कम टाइम में। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ ऐसे ही आपको और वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि किस प्रकार का जो आपका इंडियन पॉलिटी है वो तैयार होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 20 और 21। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 20 है, 21 है, ये युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर जो आपातकाल घोषित होता है इसके दौरान भी इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। डिटेल में बात करेंगे, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 352 है, आर्टिकल 352 है, इसके तहत युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल को राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है। इसे बाहरी आपातकाल भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय संविधान के भाग 4A को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 42वां। भारतीय संविधान का जो भाग 4A है इसको भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था। भारतीय संविधान का भाग 4A को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ठीक है, इसे लघु संविधान भी बोलते हैं और ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया जिसमें नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। यह संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भाग 9। संविधान का जो भाग 9 है ना, ये पंचायतों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। इसे 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायतों के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। सभी फैक्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि पंचायतों से संबंधित है भाग 9। ठीक है, और 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया था। भाग 9 में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? 243 से 243 ओ तक आते हैं। और आपको ऊपर मैंने एक अनुच्छेद और बताया था पंचायतों से संबंधित, तो उसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि वह कौन सा अनुच्छेद मैंने आपको बताया था जो कि किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में उल्लेख है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन
राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 40। देखो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया हुआ था, एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके सामने है, ठीक है। अनुच्छेद 40 है, ठीक है। और ऊपर मैंने आपको बता दिया था अनुच्छेद 243 और 243 ओ जो है ये भी पंचायतों से ही संबंधित है, भाग 9 का, ठीक है। और वैसे अनुच्छेद 40 भी है। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए दिशा निर्देश हैं जिनका उद्देश्य भारत में एक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। यह संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के तहत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए करंट अफेयर्स की या जीएस की, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी आती है। हमारा जो ब्रह्मास्त्र है जनवरी से दिसंबर तक का वो भी आ चुका है। ravibookspdf.com ये वेबसाइट है हमारा। सैम्पल आप ये देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का। हर महीने आता है 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ, डिटेल एक्सप्लेनेशन रहता है फ़ोटो के साथ। जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसा अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, हर दिन के यूट्यूब वीडियो नोट्स का सेक्शन आपको मिलेगा हमारा एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पे। बाकी कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, पेड वीडियो चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको ई बुक्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके सभी एग्जाम के लिए हमारा एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची कौन सा अनुच्छेद देता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 जी। ये आपने ध्यान रखना है। आर्टिकल 243 जी जो है ये पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची देता है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 जी में पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्व से संबंधित 29 कार्यों और विषयों की सूची दी गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को केवल किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय। डिटेल में बात करेंगे, भारतीय संविधान में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान निलंबित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति किसकी सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति जो है ये सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है किसकी? राष्ट्रपति की। डिटेल में बात करेंगे, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 123 है काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। आर्टिकल 123 है, इसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पास संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस प्रख्यापित करने की शक्ति है। किसी अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि है 6 महीने और 6 सप्ताह हो सकती है। ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो देखिए भारतीय संविधान का जो भाग उपराष्ट्रपति से संबंधित है वो है भाग 5। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो भाग 5 है इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की विस्तृत प्रक्रिया दी गई है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और पात्रता से संबंधित है। आपको बताना चाहता हूँ, चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से चुनाव होता है भारत के उपराष्ट्रपति का। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। ये आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक को किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है? यहाँ पे बात हो रही है राज्य विधानसभा की, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यपाल। डिटेल में बात करेंगे, राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल राज्य के राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 198 है इसमें धन विधेयक के लिए विशेष प्रक्रिया और अनुच्छेद 199 में इसकी परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के कारण वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन हुआ? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। बताना चाहता हूँ 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है इसके कारण वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन हुआ है। डिटेल में बात करेंगे, वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A, ठीक है, ध्यान रखना आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। अनुच्छेद आर्टिकल 279A अनुच्छेद 279A है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 279A को जोड़ा गया। राष्ट्रपति ने 15 सितंबर 2016 को औपचारिक रूप से परिषद का गठन किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सभी फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। और ये जो अनुच्छेद मैंने आपके लिखा था ना यहाँ पे, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित की गई थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है, इसके तहत भारत पर शासन करने की जो शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी। भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत हस्तांतरित की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, संसद। डिटेल में बात करेंगे, भारत की केंद्र सरकार का जो विधायी अंग संसद है, संसद के अंग की बात करेंगे, भारत की संसद 3 अंगों से मिलकर बनी है। कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा जो कि उच्च सदन होता है, तीसरा है लोकसभा जिसे कि हम निचला सदन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 5 सदस्य। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC में 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। डिटेल में बात करेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत की गई थी। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 मानद सदस्य शामिल होते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम में क्या पूछ लिया गया था आपसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? तो 5 होते हैं। ठीक है, पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी और एक प्रकार का ये स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रिट अधिकारिकता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 226। देखिए, बताना चाहता हूँ, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 226 है ये रिट अधिकारिकता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है। डिटेल में बताता हूँ कैसे। देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 226 है, आर्टिकल 226 है, रिट अधिकारिकता से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान हैं। जिस प्रकार अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करता है, उसी प्रकार अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को भी रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बताता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 75। आर्टिकल 75 जो है ये बताता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA से बताना चाहता हूँ हमारे देश के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन की संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य का कौन गणतंत्र दिवस पर अपनी राजधानी में झंडा फहराता है? देखिए, यहाँ पे बात हो रही है कि जो गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे, इसमें राज्यों में झंडा कौन फहराता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। ये आपको ध्यान रखना है, राज्यपाल जो हैं ये राज्यों की राजधानी में झंडा फहराते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, और फ्रेंड इससे जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। गणतंत्र दिवस पर ना हर राज्य का राज्यपाल अपनी राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज फहराता है। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन में ही क्लियर कर दिया। अभी आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ना, भारत के राष्ट्रपति ये गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। ठीक, गणतंत्र दिवस पर कौन फहराता है? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री कब? स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर झंडा फहराते हैं। ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने, एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे अभी राज्यपाल वाला पूछा गया था ना, ऐसे आपसे राष्ट्रपति वाला पूछा जाएगा। तो गणतंत्र दिवस पर कौन फहराता है राजपथ पर झंडा? राष्ट्रीय ध्वज तो राष्ट्रपति होते हैं। पूछा जाए कि बताओ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर झंडा कौन फहराता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। मतलब आपको एक क्वेश्चन से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखने को मिल गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25। वर्तमान में भारत में जो उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है वो 25 है।
वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 25 है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय भारत का सबसे नवीनतम यानी कि 25वां उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2019 को अमरावती में हुई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, जिसे 1862 में स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सोवियत संघ से। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है, ये किस देश से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव आयोग से संबंधित है? तो देखिए, चुनाव आयोग से संबंधित जो भाग है वो है भाग 15। ठीक है, भाग 15 जो है ये चुनाव आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन से संबंधित है? तो देखिए, राज्यसभा के गठन से जो संबंधित है अनुच्छेद वो है अनुच्छेद 80। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल 80 जो है ये राज्यसभा के गठन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 किससे संबंधित हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय से संबंधित है। बताना चाहता हूँ, भारतीय संविधान का जो भाग 6 है जिसमें कि अनुच्छेद 214 से 231 है, ये उच्च न्यायालय से संबंधित है, हाई कोर्ट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कर लेंगे, राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो देखिए, राज्य विधानमंडल का जो ऊपरी सदन होता है उसे कहते हैं विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कहलाता है विधान परिषद। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, राज्य विधानमंडल के मुख्य रूप से 2 सदन होते हैं। विधानसभा को निचला सदन, निचला सदन कौन सा होता है? विधानसभा। और विधान परिषद को जो होता है वो ऊपरी सदन होता है। आई होप आपको क्लियर हो गई। देखो, जैसे कि संसद में जो नीचे वाला होता है उसको हम लोकसभा कहते हैं और ऊपर वाले को राज्यसभा कहते हैं, वैसे ही जो राज्य विधानमंडल होता है ना, इसमें जो निचला सदन होता है उसको हम विधानसभा कहते हैं। ठीक है, और जो ऊपर वाला होता है उसको विधान परिषद कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 33। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अधिकतम 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अधिकतम 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अधिकतम 33 अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। इन सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी? तो देखिए, भारत में जो चुनाव आयोग की स्थापना है ये 1950 में की गई थी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इस दिन को भारत में हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 में किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद अनुच्छेद है जो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। देखिए, अनुच्छेद 356 जो है ये भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद अनुच्छेद है और जो कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। डिटेल में बात करेंगे, भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद अनुच्छेद 356 है जो किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र यानी कि सरकार के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान करता है, जिसे कि हम राज्य आपातकाल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिस संगठन का प्रमुख होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 148 के तहत करते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 63। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 63 है इसमें यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 48A। आर्टिकल 48A जो है ये पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त
पद का कार्यकाल कितना होता है? देखिए, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनका टेन्योर कितना होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। जो भी पहले हो, 6 वर्ष बोल लो या 65 वर्ष की आयु तक, ये होता है मुख्य चुनाव आयुक्त के पद का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है, किस औद्योगिक नीति ने निजी कंपनियों पर प्रतिबंधों को कम करके भारतीय उद्योग में उदारीकरण की शुरुआत की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औद्योगिक नीति 1991। बताना चाहता हूँ, औद्योगिक नीति 1991 जो है, इसने निजी कंपनियों पर प्रतिबंधों को कम करके भारतीय उद्योग में उदारीकरण की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद शोषण के खिलाफ अधिकार से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 से 24 जो है फ्रेंड्स, ये बताना चाहता हूँ शोषण के खिलाफ अधिकार से संबंधित है, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध से संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 11 है, इसमें जो अनुच्छेद 245 से 255 है, ये केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 28। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 है, आर्टिकल 28 है, ये राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 124 क्लॉज 2। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 है, ये राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसे कौन नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किसे पर्यावरण प्रदूषण के सभी रूपों की रोकथाम के लिए अधिकृत प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्र सरकार। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। यह आपने ध्यान रखना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है? तो देखिए, आर्टिकल 77 जो है भारतीय संविधान का, ये संबंधित है भारत सरकार के कारोबार के संचालन से। भारत सरकार के कारोबार के संचालन से संबंधित है अनुच्छेद 77। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो देखिए, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है वर्मा समिति। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इससे संबंधित दो महत्वपूर्ण समितियाँ हैं। एक तो आपने बार बार सुना होगा स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो वर्मा समिति होगा। डिटेल में समझेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के उद्भव और कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से दो समितियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। स्वर्ण सिंह समिति 1975-1977 के आंतरिक आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। दूसरा है JS वर्मा समिति। इस समिति का गठन मौलिक कर्तव्यों के परिचालन और नागरिकों को इनके प्रति शिक्षित व प्रोत्साहित करने के उपायों का सुझाव देने के लिए किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 54। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 54 है, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट से संबंधित है। डिटेल में बात करेंगे। भारतीय संविधान के कई अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से संबंधित है, अनुच्छेद 58 यह राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आवश्यक योग्यताओं को निर्धारित करता है, अनुच्छेद 57 यह राष्ट्रपति के रूप में फिर से निर्वाचित होने की पात्रता से संबंधित है, अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों या शंकाओं का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाने का प्रावधान करता है। ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे राष्ट्रपति से जुड़े हुए।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान के भाग 4A यानी कि अनुच्छेद 51 में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11। भारत के संविधान का जो भाग 4A है, अनुच्छेद 51 है, ये इसमें कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? 11। इसको अब अनुच्छेद 51A कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत तथा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है अनुच्छेद 43। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 43 है, इसमें राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत तथा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, यह अनुच्छेद 43 में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के बारे में उल्लेख है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 46। आर्टिकल 46 जो है फ्रेंड्स, इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित के लिए योग्य है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 57 है, आर्टिकल 57 है, ये स्पष्ट रूप से यह व्याख्या प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के लिए योग्य है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी USA। देखिए बताना चाहता हूँ आपको मैं, कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? USA से ओरिजिनेट हुआ है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिए गणतंत्रात्मक विशेषता जो है ये लिया गया है किस देश से? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन डी 1861 में। ब्रिटिश संसद ने 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो देखिए भारतीय संसद की जो कार्रवाई है, इसमें जो शून्यकाल है, इसका अर्थ है प्रश्नकाल की ठीक पश्चात का काल, ठीक है। प्रश्नकाल की ठीक पश्चात का जो काल होता है उसे शून्यकाल यानी कि 0 आवर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी लेबर पार्टी की सरकार बनी थी वर्ष 1945 में ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन, भारत की ध्वज संहिता कब से प्रभावी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 26 जनवरी 2002 से भारत की ध्वज संहिता जो है ये प्रभावी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन डी न्यायमूर्ति वर्मा समिति। देखिए न्यायमूर्ति जो वर्मा समिति है, इसने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों द्वारा किसी विधेयक को पारित कब माना जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन सी संसद के दोनों सदन सहमत हों। देखिए बताना चाहता हूँ, संसद के सदनों द्वारा किसी विधेयक को पारित तब माना जाता है जब संसद के दोनों सदन सहमत हों। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था जिसने बृहत्तर भाषाई समूह के आधार पर भाषाई राज्यों के सृजन की सिफारिश की थी? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी दिसंबर 1953 में। यह आपने ध्यान रखना है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था दिसंबर 1953 में। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? तो देखिए राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी है ये माना जाता है एडवोकेट जनरल को, महाधिवक्ता को। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी न्यायमूर्ति वर्मा समिति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन,
किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 जो है, इसमें कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। डिटेल में बात करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख किया गया है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। बताना चाहता हूँ कि संजय मूर्ति भारत के वर्तमान और 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त होने पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त होने पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। डिटेल में बात करेंगे। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। संविधान का जो अनुच्छेद 70 है, संसद को ऐसी किसी भी आकस्मिकता के लिए प्रावधान करने की शक्ति देता है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद और भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 6 में अनुच्छेद 168 से जो 212 है, ध्यान रखना है, भाग 6 में जो अनुच्छेद 168 से 212 है ये राज्य विधानमंडल से संबंधित है, स्टेट लेजिस्लेचर से संबंधित है। डिटेल में बात करेंगे। भारतीय संविधान का जो भाग 6 है राज्य विधायिका से संबंधित है। राज्य विधानमंडल गठन, कार्यकाल, अधिकारियों और प्रक्रियाओं का विवरण अनुच्छेद 168 से 212 के अंतर्गत दिया गया है। अगर हम बात करें इसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 168 जो है ये राज्यों में विधानमंडलों के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 170 जो है ये विधानसभा की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 171 जो है ये विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना होगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 38। आर्टिकल 38 जो है यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देने वाली पहली भारतीय महिला अन्ना चांडी किस उच्च न्यायालय में नियुक्त थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, केरल में। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देने वाली पहली भारतीय महिला अन्ना चांडी जो हैं ये केरल उच्च न्यायालय में नियुक्त थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की एक अद्वितीय विशेषता कहा गया है? काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि DPSP को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान की एक अद्वितीय विशेषता कहा है। अगला क्वेश्चन है, जब निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले पर विचार किया हो तो किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सा रिट जारी की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निषेधाज्ञा यानी कि प्रोहिबिशन। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को किसके द्वारा संविधान के जीवनदायी प्रावधान के रूप में वर्णित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, LM सिंघवी। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को LM सिंघवी ने संविधान के जीवनदायी प्रावधान के रूप में वर्णित किया है। यह आपने ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के कितने नीति निदेशक तत्वों को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कितनी नई धाराएं जोड़ी गई? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 4। यह आपने ध्यान रखना है। 4 नई धाराएं जोड़ी गई थी 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो हैं ये भारत के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 165। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 165 है, इसमें कहा गया है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो किस अनुच्छेद के तहत संघ और राज्यों की सेवाओं हेतु नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 320। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 320 है, आर्टिकल 320 है, इसमें बताया गया है कि यूपीएससी जो एक संवैधानिक निकाय है, ये संघ और राज्यों की सेवाएं हेतु नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करता है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कितने से कम नहीं होनी चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है 12। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या जो है ये 12 से कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किस विकल्प के बारे में बताती है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। भारतीय संविधान की जो चौथी अनुसूची है, ये राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में बताती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता के लिए राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39A। यह आपको ध्यान रखना है। इसमें समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता के लिए राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, रंजना प्रकाश देसाई जो भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी, मूल रूप से सरकार के निम्नलिखित में से किस अंग में कार्य करती थी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, न्यायपालिका। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। देखिए 100 MCQs करवा रहा हूँ आज पॉलिटी के मैं आपको, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ जितने भी क्वेश्चन थे ना, ये प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट होते हैं। बस अब कोशिश यही है कि आपका कम टाइम में पूरा रिविज़न करवा दूँ मैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 166। यह आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 166 जो है, ये किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, पीके थुंगन समिति। यह आपने ध्यान रखना है। 1989 में पीके थुंगन समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या किस अनुसूची में निर्देशित किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, पहली। ठीक है, पहली अनुसूची में निर्देशित है कि किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा राज्यपाल। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की संशोधित विशेषता की प्रशंसा करते हुए कहा था कि संविधान संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है? ये किसने कहा था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, केसी व्हीर। ये आपने ध्यान रखना है, केसी व्हीरे ने कहा था ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक तमिलनाडु में अनुसूचित जाति की सूची को संशोधित करने के प्रावधान से संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, संविधान अनुसूचित जाति संशोधन विधेयक 2021। ये आपने ध्यान रखना है। संविधान संशोधन विधेयक 2021 जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तमिलनाडु में अनुसूचित जाति की सूची को संशोधित करने के प्रावधान से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने के लिए संसद ने नौवहन सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 पारित किया? डबल स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को आप। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927।
अगला क्वेश्चन है, महामारी रोग संशोधन 2020 ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, महामारी रोग अधिनियम 1897। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 नवंबर 2021 को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश जो कि था वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पेश किया गया था 30 नवंबर 2021 को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मुस्लिम लीग अधिनियम 2019 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा निर्वाह भत्ते से संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 5 सेक्शन 5। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान डैश को लागू हुआ और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बताइए भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को हर दिन। ठीक है, रिपब्लिक डे मनाते हैं और यानी कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 1,17,369 शब्दों से। ठीक है, 1,17,369 वर्ड से बना हुआ है भारतीय संविधान। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने 100 क्वेश्चंस करवा दिए पॉलिटी के। ठीक है, अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए 100 क्वेश्चन कराने का मतलब यही रहता है फ्रेंड्स कि आपको ठीक ठाक क्वेश्चंस एक वीडियो में पढ़ने को मिल जाए कम टाइम में। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी जरूर देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है raviaditipublication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको ravibookspdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ravibookspdf.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? ravibookspdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।